अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है माइटोसिस। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस सेल साइकिल वाले चैप्टर में कि सेल साइकिल से क्या मुराद है। हमने पढ़ा था कि मरहलावार तब्दीलियों का वो सिलसिला जिसमें एक सेल माइटोसिस के ज़रिए तकसीम होकर नए सेल बनाता है उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। इसकी दो फेजेस हमने देखी थी, एक इंटरफेज और एक माइटोटिक फेज या जिसे हम एम फेज कहते थे। इंटरफेज में सेल तकसीम होने की तैयारी करता है और मुख्तलिफ फेजेस में से गुजरता है, जिनमें G1 फेज़ है, एस फेज़ है जिसमें डीएनए सिंथेसिस या डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, और G2 फेज़ है और G0 फेज़ है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है माइटोटिक फेज़, यानी कि सेल डिवीजन फेज़, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस। तो इस वीडियो में मैं आपसे माइटोसिस को डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स each with the same number of chromosomes as were present in a parent cell। यानी कि माइटोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल्स में तकसीम होता है और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद इतनी ही होती है जितनी के पेरेंट सेल में हो। आम लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, कुछ सोमैटिक सेल्स होते हैं, कुछ जर्म लाइन सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं और जर्म लाइन जो सेल्स होते हैं वो गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं। सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम की तादाद हमेशा डिप्लाइड होती है, यानी 2n होती है, यानी कि 46 होती है हर बॉडी के सेल में। जबकि गैमीट सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद निसफ होती है, हाफ होती है, यानी कि 23 होती है, जिनको हम एग और स्पर्म का नाम देते हैं गैमीट सेल को। तो आज हम देखते हैं कि जो सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है उसमें किस तरह से एक सेल जो कि पेरेंट सेल कहलाता है उससे दो नए सेल बनते हैं जिनको हम डॉटर सेल कहते हैं। पेरेंट सेल क्योंकि डिप्लाइड होता है, उसमें क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है, उनसे बनने वाले जो दो डॉटर सेल्स हैं उनमें भी क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 46 ही रहती है, यानी वो भी डिप्लाइड सेल ही रहते हैं। तो आइए चलते हैं, अब मैं इसकी फेजेस को डिस्कस करता हूँ। माइटोसिस की दो फेजेस है। पहली फेज है कैरियोकिनेसिस जिसमें न्यूक्लियस की तकसीम होती है, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसका कैरियोकिनेसिस। जबकि साइटोकिनेसिस दूसरी है जिसमें साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोकाइनेसिस। तो आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो पहला मरहला जो है कैरियोकिनेसिस का वो कंप्लीट होता है, उसके बाद साइटोकिनेसिस स्टार्ट होती है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो कैरियोकिनेसिस है इसकी भी 4 फेजेस है जिनको हम कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब ये चारों मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद सेल जब तकसीम होगा तो वो साइटोकिनेसिस के थ्रू सेल गुजरेगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, मेरे सामने आपके एक सेल मैंने जनरल ये डायग्राम बनाई है जिसके अंदर आपको सेंटर में ये वाला न्यूक्लियस नज़र आ रहा है जिसमें क्रोमोसोम जो है वो धागानुमा साख्तों में पाए जाते हैं जिनको हम क्रोमाटीन कहते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम दो लफ्ज़ों से मिलकर बना, क्रोमो एंड सोम्स। क्रोमोस का मतलब होता है कलर्ड, सोम्स का मतलब होता है रंगदार धागानुमा साख्तें। तो कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्रोमोसोम। और एक न्यूक्लियस के अंदर भी छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसके अंदर रेबोसोमल आरएनए बनता है जो कि रेबोसोम्स बनाते हैं। इसी तरह सेल के एक साइड के पे अगर आप देखें तो सेंट्रियूल का एक सेट नज़र आ रहा होता है, ये दो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं और इनके गिर्द ये छोटे छोटे आपको बाहर को निकले हुए ये लाइनें नज़र, इनको एस्टर्स कहते हैं। तो सेंट्रियूल्स को ओवरऑल हम सेंट्रोसोम्स का नाम देते हैं। तो जब सेल अभी तकसीम होने की तैयारी शुरू करता है तो उससे पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल धागानुमा साख्तों पर मुश्तमिल होते हैं जिनको हम क्रोमाटीन कहते हैं। ये क्योंकि एक वरासती मादा होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है जो वालिदैन से बच्चों में खसूसियात को ट्रांसफ़र करता है। तो ये आपके सामने जो चारों मैंने मुख्तलिफ डायग्राम ड्रॉ की है ये प्रोफेज़ की है। अब यूँ कह लें कि ये मैंने अर्ली प्रोफेज़ ड्रॉ की है और ये लेट प्रोफेज़ है। दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह क्रोमोसोम बनते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है और स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूक्लियोलस के अंदर
आपको न्यूक्लियस भी न्यूक्लियस के अंदर नज़र आ रहा है, न्यूक्लियोलस, और ये क्रोमाटीन है। और यहाँ पे देखें तो ये आपके सामने यहाँ पे न्यूक्लियोलस वैसे ही है और क्रोमोसोम थोड़े से थिक होना शुरू हो गया, कंडेंसेशन का इनमें अमल स्टार्ट हो चुका है। और सेंट्रियोल तकसीम होकर इसका एक सेट आप देखें तो इस साइड पे आ चुका है एक पोल पे, और दूसरा सेट दूसरे पोल की तरफ जा चुका है। और अब हम इनको कहेंगे कि ये डॉटर सेंट्रोसोम है, क्योंकि ये एक था, यहाँ से एक से डिवाइड होके सेंट्रियोल दो सेट बना चुके हैं, इनको हम डॉटर सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। मज़ीद इसको थोड़ा सा देखिए इसी प्रोफेज को, तो आप देखिए यहाँ पे अब ये जो सेंट्रोसोम आपको नज़र आ रहे हैं, सेंट्रियोल जो है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्रोमोसोम अगर आप देखें तो बहुत विजिबल हो चुके हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजर हो चुके हैं। अब ये क्रोमाटीन नहीं है बल्कि अब इनको हम क्रोमोसोम कहेंगे। अगर ये लेट जो प्रोफेज है, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये लेट प्रोफेज है, यानी कि एट द एंड पे जो आपको प्रोफेज नज़र आ रही है वो कैसी नज़र आ रही है, लेट प्रोफेज। उसमें देखें तो आपको हर क्रोमोसोम के दो क्रोमाटिड नज़र आ रहे हैं जिनको हम सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। आप देख सकते हैं ये एक क्रोमोसोम है, उसके ये दोनों क्रोमाटिड है, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड दोनों को। और ये सेंट्रोमेर एक प्रोटीन है जो कि किनेटोकोर जिसे हम कहते हैं, जिसके ज़रिए दो क्रोमाटिड आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस टूट चुका है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर के ऊपर अरेंज जिगजैग मैनर से है, इरेगुलर वे से पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये आप प्रोफेज बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप मेटाफेज की जानिब। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सेल के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स थे बाकायदा एक लाइन में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म थे स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम, यहाँ पे आपको एक लाइन में नज़र आ रहे हैं। इस लाइन को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, जिसके ऊपर क्रोमोसोम बिल्कुल सीधी लाइन में पड़े होते हैं। इसी तरह आप दोनों साइडों पे देखें तो आपको सेंट्रियोल नज़र आ रहा है, स्पिंडल फाइबर नज़र आ रहे हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल ये दोनों मिलके सेल का जो माइटोटिक अपरेटस होता है वो बनाते हैं। और हर क्रोमोसोम आप देख सकते हैं कि दो सिस्टर क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है और यहाँ से ये अटैच होता है किनेटोकोर के ज़रिए। ये जो प्रोटीन है जो दो क्रोमाटिड को आपस में जोड़े हुए हैं। तो ये जिस सेल डिवीजन की वो हालत या माइटोसिस की वो जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पे अपने आप को स्पिंडल फाइबर के ऊपर तरतीब देते हैं, इस हालत को हम कहते हैं मेटाफेज। और उसके बाद अगर देखें तो एना, मेटा का मतलब भी मिडल होता है, सेंटर में, कि क्रोमोसोम यहाँ पे आ चुके हैं सेल के सेंटर में यानी मरकज़ में आ चुके हैं। अगर एना की बात करें, एना का मतलब होता है अलहदा होना या सेपरेशन। तो इसका मतलब है ये वो हालत है जिसमें जब दोनों साइडों पे स्पिंडल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो सेंट्रियोल जब उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, तो दरमियान से किनेटोकोर टूट जाती है सेंट्रोमेर यानी कि, और दोनों क्रोमाटिड अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इस तरह क्रोमोसोम का एक सेट एक पोल की तरफ जाना शुरू हो जाता है और दूसरा क्रोमोसोम का सेट दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम बेसिकली जिस तरह भी मैंने बताया है कि ये दो सिस्टर क्रोमाटिड पर मुश्तमिल होता है, दोनों साइडों से ऐसे इसको खींचा जा रहा होता है, सेंट्रियोल इसको खींच रहे होते हैं और ये दरमियान से यहाँ से टूट जाता है, जिसके तो आपको कुछ ऐसे इसकी शेप यूँ नज़र आ रही होती है। एक क्रोमोसोम का सेट एक पोल की तरफ जा रहा होता है, दूसरा दूसरे की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एनाफेज के बाद है टीलोफेज, जिसमें क्या होता है कि जब एक सेट मुकम्मल तौर पर एक पोल की तरफ चला जाता है, दूसरा दूसरे पोल की तरफ चला जाता है, तो उनके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी दोबारा रीअपीयर हो चुका है और सेंट्रियोल का जो सेट था वो भी एक इसके पास आ चुका है, इस सेल के पास, और एक इस सेल के पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल का जो डीएनए है वो डिवाइड हो चुका है, तकसीम हो चुका है, यानी न्यूक्लियस उसका तकसीम हो चुका है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकिनेसिस। तो यहाँ पे कैरियोकिनेसिस मुकम्मल हो चुकी है, जिसके चारों फेजेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी दोनों सेल का साइटोप्लाज्म आपस में अटैच है, दोनों सेल्स एक दूसरे से जुदा या अलग नहीं हुए। तो वो अगला स्टेप है जिसको हम कहते हैं साइटोकिनेसिस, जिसके अंदर सेल जो है वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाता है। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से जब डिवाइड हो जाएगा तो ये एक अलग सेल बन जाएगा, ये यहाँ से अलग। अब इनके साइटोप्लाज्म भी अलग अलग है क्योंकि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है 1 से 2 में, अब सेल 1 से 2 में डिवाइड हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हर सेल के पास अपना डीएनए भी है, न्यूक्लियोलस भी है दोनों के पास, और इसी तरह ये सेंट्रियोल और एस्टर दोनों के पास एक एक सेट मौजूद है। तो अब ये जो दो डॉटर सेल बने हैं इनमें भी क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही है जितनी पेरेंट सेल में थी। पेरेंट सेल में हमने बात की थी क्रोमोसोम की तादाद 46 थी, 46 क्रोमोसोम, और इस 46 क्रोमोसोम को हम कहते हैं
ऐसे सेल को डिप्लाइड सेल, और इसको 2n से हम लिखते हैं। इसी तरह ये जो दो डॉटर सेल बने हैं इनमें भी क्रोमोसोम की तादाद क्योंकि 46 ही है, 46 है, इनको भी हम डिप्लाइड सेल कहते हैं और उनको भी हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं यानी ज़ाहिर करते हैं। तो शॉर्टकट आप यूँ भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि माइटोसिस से मुराद वो अमल जिसमें एक डिप्लाइड सेल तकसीम होकर अपने जैसे दो डिप्लाइड सेल बनाता है, या वो अमल जिसमें एक डिप्लाइड पेरेंट सेल तकसीम होकर अपने जैसे दो डॉटर सेल्स में बनाता है, या तकसीम होकर दो नए डॉटर सेल बनाता है, और जिनमें क्रोमोसोम की तरह वही होती है जो पेरेंट सेल में होती है। A mitosis is a type of cell division in which one diploid cell gets divided into two diploid cell, and the cell which divides is called parent cell and the two newly formed cells are called daughter cell. Daughter cells have the same number of chromosomes as compared to the parent cell. This is called mitosis. अब ये तो आपको पता चल गया कि माइटोसिस का ये तरीकाकार है कि 1 से 2 सेल बनते हैं, क्रोमोसोम की तरह कांस्टेंट रहती है, पेरेंट में 46 हैं तो डॉटर सेल में भी 46 रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर अभी हम इनकी बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, उसमें ये नेक्स्ट बातें हम डिस्कस करते हैं। अब इम्पोर्टेंस यानी इसकी क्या अहमियत है माइटोसिस की, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का नाम सुना होगा आपने। एक जाइगोट जो होता है, जो कि एक सेल होता है, डिप्लाइड सेल होता है, उससे आप देखते हैं कि पूरा मुकम्मल जानदार बन जाता है। अब उस एक जाइगोट से मुकम्मल जानदार बनने तक का जो प्रोसेस है वो माइटोसिस की बदौलत है। यानी पहले तो जाइगोट में चेंजेस आती है, डेवलपमेंट होती है जिससे वो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो में मज़ीद आगे ग्रोथ होती है तो उससे मुकम्मल जानदार बन जाता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की ज़िम्मेदार माइटोसिस है। अगर माइटोसिस ना हो तो कभी भी एक जाइगोट मुकम्मल जानदार में तब्दील ना हो। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो सेल रिप्लेसमेंट, सेल जो बॉडी के अंदर सेल डैमेज हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं उनकी जगह पे ये माइटोसिस नए सेल्स बनाती है। जिस तरह हमारे आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल, जिनकी 4 माह एज होती है, जब वो डेड होते हैं उनकी जगह पे नए सेल बना देती है। इस तरह हमारी जिल्द स्किन सेल है, जब वो डेड होते हैं बॉडी से अलहदा हो जाते हैं तो उनकी जगह पे नए सेल बन जाते हैं। या हमारा जो डाइजेस्टिव कनाल है, हजमी नाली है, उनके जो सेल डैमेज हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं तो वो भी दोबारा रिप्लेसमेंट उनकी भी हो जाती है, नए बन जाते हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो रीजनरेशन है। रीजनरेशन का मतलब होता है, री का मतलब दोबारा, जनरेशन का मतलब बनना या पैदा होना, यानी कि किसी जानदार के कटे हुए हिस्से का दोबारा बन जाना। तो ये भी किस वजह से पॉसिबल है, माइटोसिस की वजह से पॉसिबल। जैसा कि आप जानते हैं जानदार नए जानदार पैदा करते हैं, और इसी तरह स्टारफिश को अगर आप देखें तो उसका अगर एक बाजू कट भी जाए तो जो कटा हुआ बाजू होता है वो क्या करती है, स्टारफिश अपना नया बना लेती है, यानी कि रीजनरेट कर लेती है। द फॉर्मेशन ऑफ द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसी तरह अगर हमें थोड़ा सा कहीं पे कट लग जाता है तो आप देखते हैं स्किन का वो हिस्सा दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। अब ये मत कहिएगा कि अगर हम इंसान अपने के बाजू ही काट लें तो वही नया बन जाएगा, ऐसी नहीं है। ये बाज़ जानदारों में एबिलिटी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखी है, तो बाज़ में कम है। इसी तरह चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो भी माइटोसिस के ज़रिए है, यानी कि एक ही जानदार से नए जानदार बनने का जो अमल है जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए सेल्स बनते हैं, अगर उनमें किसी तरीके से कोई म्यूटेशन हो जाती है, सडन चेंज इन डीएनए या जीन डेट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन, तो उससे क्या होता है, म्यूटेशन के नतीजे में अब नॉर्मल सेल बनते हैं। जब अब नॉर्मल सेल बनेंगे तो उससे ट्यूमर बनेंगी, रसौलियाँ बनेंगी। तो ट्यूमर भी आपने 2 तरह के देखे होंगे, बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अगर तो ट्यूमर जो बना है जिस जगह बना है उसी जगह पे रहता है तो उसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। और अगर वो ट्यूमर मूव करके बॉडी के किसी दूसरे हिस्से पे जाके अटैक कर देता है या उसको बीमारी के जो जरासीम्स हैं या सेल्स हैं उनको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम कहते हैं ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और अगर ये ट्यूमर के फैलने का सिलसिला पूरी बॉडी में जारी रहता है तो इस अमल को हम मेटास्टेसिस का नाम देते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो माइटोसिस के ऊपर मेरी डेमोन्स्ट्रेशन है यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर
ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे माइटोसिस को सीख सके, ये क्या होती है, किस तरह अमल होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस में हमें इस तरह के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लेक्चर वसूल हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी राइट साइड पे बेल आइकन का बटन उसे भी साथ ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सबका वीडियोस भी हासिल हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी प्लेलिस्ट में जाएं। अगर चैनल पहले नहीं कभी आपने देखा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम के नाम से या मोहम्मद सलीम के नाम से, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट और टॉपिक या प्रैक्टिकल की वीडियो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।